हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। हम न्यूटन के नियम पढ़ रहे थे, न्यूटन के गति के नियम। इसमें हमने फर्स्ट नियम पढ़ लिया था। फर्स्ट नियम में क्या था कि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है, मतलब रुकी हुई है या गति कर रही है, गति की अवस्था में है, तो वो उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल काम ना करे। संतुलित बल पे तो वो वहीं रहेगी जहाँ जिस स्थिति में है वो। अगर असंतुलित बल काम करेगा तो उसकी स्थिति चेंज हो जाएगी। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम था। इसमें एक शब्द आता है जड़त्व। इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व मतलब कोई वस्तु अगर विरामावस्था में रुकी हुई है या फिर गति की अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। इसमें प्रथम नियम में यही है। तो उसका ये गुण है कि वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहेगी, और गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहना चाहेगी। तो उसका ये गुण जड़त्व कहलाता है। तो इसकी जड़त्व की क्या डेफिनेशन होगी? कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है तो इसका ये गुण जड़त्व कहलाता है। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु का यह गुण जड़त्व कहलाता है। वस्तु का यह गुण जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व क्या हुआ यहाँ पे कि कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहेगी, और गति की अवस्था में है तो वो गति करना चाहेगी। तो इसका ये गुण जड़त्व कहलाता है। जड़त्व मतलब इसको एक तरह से अगर देसी भाषा में बोले तो ढीठपन बोल सकते हैं कि वो जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहना चाहता है, वो उससे चेंज नहीं होना चाहता। जैसे ये वस्तु थी, ये कोई वस्तु है, ये रुकी हुई है। अगर ये रुकी हुई है तो ये रुकी हुई रहना चाहेगी, विरामावस्था। और अगर चल रही है, जैसे कोई बस लेते हैं, बस चल रही है तो ये गति की अवस्था में है, चलती हुई बस है, गति की अवस्था। तो ये इसी अवस्था में रहना चाहेगी। तो इन दोनों गुण को क्या बोलेंगे फिर? जड़त्व। रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहेगी, और गति की अवस्था में है तो गति करना चाहेगी। तो ये जो वस्तु का गुण होता है, रुकी हुई रहना चाहेगी या चलना चाहेगी, तो ये जड़त्व कहलाता है। ये इसमें एक पॉइंट था प्रथम नियम में, इसको हमने पहले समझ लिया था। प्रथम नियम में यही था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल काम ना करे। तो ये प्रथम नियम था। आज हम सेकंड नियम देखेंगे। सेकंड नियम में क्या होता है? जैसे कोई भी वस्तु है, वो चल रही है, उसमें संवेग होगा अगर वो चल रही है। तो दूसरे नियम में संवेग और बल में रिलेशन बताया गया है। तो इसमें क्या बताया? जैसे कोई वस्तु है, उसमें द्रव्यमान होगा m, और अगर वो गति कर रही है तो उसमें वेग भी होगा। ये वस्तु है कि m द्रव्यमान है और ये चल रही है तो इसमें v वेग होगा। तो संवेग क्या होता है? mv।
द्रव्यमान और वेग, इसका गुणनफल संवेग होता है। संवेग को P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल टू mv, ये संवेग होता है। तो गति के दूसरे नियम में हमें क्या बताया गया है कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उसके बल के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे ये वस्तु है, बस किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर को कैसे लिखेंगे, जो संवेग है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, जैसे संवेग में परिवर्तन और नीचे जो टाइम में चेंज हो रहा है उनको लिखेंगे, ऊपर संवेग और नीचे टाइम, तो ये संवेग में परिवर्तन की दर आ जाएगी हमारे पास। तो संवेग में परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उसके बल के अनुक्रमानुपाती होती है। सेकंड नियम में क्या दिया न्यूटन ने, इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उसके बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इससे क्या बनेगा, F अनुक्रमानुपाती वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, संवेग को ऊपर लिखेंगे जितना उसमें चेंज आ रहा है और नीचे टाइम, कितना टाइम लग रहा है इसमें, तो F अनुक्रमानुपाती डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटेगा और यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा, F इक्वल टू यहाँ पे K नियतांक लेंगे, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब ये जो K नियतांक था इसका मान न्यूटन ने दिया था, K का मान यहाँ 1 दिया न्यूटन ने, तो क्योंकि K इक्वल टू 1, अब इस K की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब यहाँ पे हम P की वैल्यू रख देते हैं, P की वैल्यू क्या होती है, P इक्वल टू mv, यहाँ P की वैल्यू रखेंगे इसमें, F इक्वल टू डेल्टा mv अपॉन डेल्टा T, डेल्टा mv अपॉन डेल्टा T। अब द्रव्यमान तो, क्योंकि इसका द्रव्यमान तो एक ही रहेगा, चाहे कहीं भी जाए, यहाँ पे है तब भी द्रव्यमान वही रहेगा और आगे चलेगी तब भी द्रव्यमान वही रहेगा, तो इसको द्रव्यमान को हम आगे लिख लेंगे और ये डेल्टा V बन जाएगा यहाँ पे। तो F इक्वल टू m डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। अब ये बन गया हमारे पास F इक्वल टू m डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। अगर हम इस m को छोड़ के यहाँ पे देखें, ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा T लिखा हुआ है, मतलब ये वेग में परिवर्तन की दर आ रही है। वेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, त्वरण के, तो यहाँ पे हम त्वरण लिख देंगे, इस पूरे की जगह त्वरण आ जाएगा। तो F इक्वल टू m, त्वरण को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, a, तो ये हमारे पास बल का फॉर्मूला आ गया इससे, F इक्वल टू ma। तो सेकंड नियम में यही था, ये सेकंड नियम में क्या था, इस नियम के अनुसार
किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये इसको हमने ऐसे लिख लिया, फिर संवेग में परिवर्तन की दर अनुक्रमानुपाती F। अब इसका ये सिंबल हटाएंगे यहाँ पे तो ये K आ जाएगा। K का मान 1, ये न्यूटन ने दिया था कि K की मान यहाँ पे 1 आएगा। K का मान रखेंगे यहाँ पे तो ये हट जाएगा K, 1 आएगा यहाँ पे, 1 की कोई वैल्यू, यहाँ पे इसकी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T आएगा। अब यहाँ पे हम P की वैल्यू रख लेते हैं। P की वैल्यू क्या होती है? P इक्वल टू mv, द्रव्यमान और वेग। इसका द्रव्यमान m है और वेग v है, तो ये P की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, P इक्वल टू mv। इस P की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे mv, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान निश्चित है, नियत है, ये चेंज नहीं हो रहा, तो द्रव्यमान को हम आगे ले लेंगे और डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी बन जाएगा ये। अब ये वेग में परिवर्तन की दर आ गई। वेग में परिवर्तन की दर हमारे पास त्वरण होती है, ये हमें पता ही है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, तो इसके पूरे की जगह यहाँ पे हम त्वरण लिख लेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा F इक्वल टू ma। तो सेकंड नियम से हमारे पास ये फॉर्मूला प्राप्त होता है F इक्वल टू ma। ये क्वेश्चन जो होते हैं उनमें यूज होता है, न्यूमेरिकल जो आते हैं इस पे, तो उसमें ये यूज होते हैं फॉर्मूले, तो ये याद होने हमें जरूरी है। इसमें एक पॉइंट और था ये जड़त्व वाले में, कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा, और द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम होगा। इसमें ये एक नोट लगा के लिख लो, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होता है उसका जड़त्व भी कम होता है। मतलब क्या है, यहाँ पे किसी भी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो वो ज्यादा उसी स्थिति में रहने की कोशिश करेगी, ज्यादा फोर्स लगाएगी उसी स्थिति में रहने के लिए, तो उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा फोर्स लगा रही है उसी स्थिति में रहने के लिए। और जिसका द्रव्यमान कम है वो कम फोर्स लगाएगी तो उसका जड़त्व भी कम होगा। ये दिख रहा है नीचे, दिख रहा है ये, इसको नोट कर लेना है। यहाँ पे जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होता है उसका जड़त्व भी कम होता है। ये फर्स्ट नियम कंप्लीट हो गया, और ये सेकंड नियम। सेकंड नियम में हमें बल का फॉर्मूला मिला F इक्वल टू ma। अब हम ये देखते हैं थर्ड नियम। थर्ड नियम क्या है? तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कोई क्रिया हो रही है उसके अपोजिट प्रतिक्रिया भी होती है, उसी अमाउंट में होती है पर उसके अपोजिट होती है। जैसे ये एक द्रव्यमान है m, ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का, तो इस नीचे से ऊपर की तरफ भी इस द्रव्यमान पे भी फोर्स लगेगा, वो भी 5 न्यूटन का होगा, 5 न्यूटन।
तो 5 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, 5 का ऊपर लग रहा है। ये नीचे की तरफ क्रिया हो रही है और ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में ये प्रतिक्रिया हो रही है। अगर जैसे कोई भी ये कोई बच्चा है, यहाँ पे ये छत है, छत से ये नीचे कूदता है, यहाँ से अगर ये नीचे कूद जाता है तो ये जिस फोर्स से नीचे आ रहा है, जिस बल से नीचे आ रहा है, उतना ही बल इस पे ऊपर की तरफ काम करेगा। अगर नीचे हार्ड सरफेस है तो वो जो बल लगता है फिर उससे बच्चे को चोट लग जाती है। और अगर नीचे सरफेस ऐसा गद्दे वगैरह कुछ बिछा देते हैं तो वो फिर जो प्रतिक्रिया हो रही है वो गद्दों से होते हुए ट्रांसफर होती है, वो कम हो जाती है। तो प्रतिक्रिया कम होने से बच्चे को चोट नहीं लगेगी, वो कम चोट लगेगी। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में यही है कि जितनी क्रिया होती है उतनी अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिक्रिया होती है, पर वो बराबर होती है उसके। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में, परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये एक द्रव्यमान है, इससे नीचे की तरफ बल लग रहा है। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए से बी की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ क्रिया काम कर रही है। ए से बी की तरफ इधर बल लग रहा है तो ए से बी की तरफ बल लग रहा है, और अब अपोजिट लगेगा, प्रतिक्रिया होगी तो वो बी से ए की तरफ लगेगा। तो इसको हम एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्रिया नीचे की तरफ लग रही है और प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ लग रही है, अपोजिट लग रही है तो इसको माइनस में लिखेंगे और ये नीचे की तरफ पॉजिटिव में। तो ये बराबर है, क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर है इसलिए ये बराबर आएंगी, लेकिन प्लस माइनस लग जाएगा इसमें। जो नीचे लग रहा है वो प्लस होगी, जो अपोजिट लग रहा है उल्टा वो माइनस हो जाएगी। तो एफ ए इक्वल टू माइनस एफ बी। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जब कोई रॉकेट लॉन्च करते हैं, अगर अभी जैसे चंद्रयान लॉन्च किया था 3, उसमें भी जब वो लॉन्च करता है ऊपर की तरफ जाता है वो, तो वो नीचे की तरफ भी कुछ फोर्स लगाता है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया उसमें दोनों होती है। रॉकेट में क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों हो रही है, और ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। जब कोई बच्चा या कोई बड़ा इंसान ही ऊंचाई से कूदेगा तो उसको चोट लगेगी। चोट क्यों लग रही है? वो नीचे आ रहा है, क्रिया हो रही है, लेकिन उसके अपोजिट प्रतिक्रिया भी हो रही है, उस प्रतिक्रिया के कारण उसको चोट लग रही है। तो ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। एक जो नाव चलाते हैं, जैसे ये पानी है और ये नाव है, इसमें कोई इंसान बैठा है और ये नाव चला रहा है। ये नाव चलाते हैं, इससे पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं। पीछे की तरफ धकेलते हैं मतलब पीछे क्रिया कर रहे हैं, और नाव आगे की तरफ चलती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक क्रिया तो पीछे की तरफ कर रहा है इधर, और प्रतिक्रिया इधर हो रही है। नाव आगे की तरफ चल रही है, क्रिया इधर कर रहा है पीछे की तरफ, लेकिन नाव आगे चल रही है तो इधर प्रतिक्रिया हो रही है। तो नाव चलाना।
एक एग्जाम्पल है इसमें गोली चलाना। जैसे जब बंदूक से गोली चलाते हैं, गोली आगे की तरफ जाती है, लेकिन जो बंदूक होती है वो पीछे की तरफ धक्का लगाती है। गोली आगे की तरफ जा रही है, उसमें आगे की तरफ क्रिया हो रही है, लेकिन जो बंदूक पीछे की तरफ धक्का लगा रही है वो प्रतिक्रिया हो रही है। तो बंदूक से गोली चलाना ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। बंदूक से गोली चलाना, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के कुछ उदाहरण थे। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में, दिशा विपरीत है, प्रतिक्रिया होती है। जैसे ये है, इसमें क्रिया नीचे की तरफ हो रही है, प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ होगी, ऊपर। ये बराबर है इसलिए इनको बराबर लिखेंगे, लेकिन जो नीचे की तरफ है उसको पॉजिटिव लिखेंगे, जो अपोजिट ऊपर की तरफ हो रहा है उसको नेगेटिव में लिखेंगे। तो एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। अभी कुछ इसके एग्जाम्पल है। रॉकेट में जब रॉकेट लॉन्च होता है उसमें ऊपर की तरफ क्रिया होती है और नीचे प्रतिक्रिया होती है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ऊंचाई से जब कोई इंसान या कोई बड़ा कूदता है या कोई जानवर भी नीचे गिर जाए ऊपर से तो उसको चोट लगती है, क्योंकि उसकी क्रिया नीचे की तरफ हो रही है, लेकिन नीचे से भी प्रतिक्रिया हो रही है, उसके कारण उसको चोट लग जाती है। नाव चलाना, जब नाव चलाते हैं पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, लेकिन नाव आगे चलती है, तो पानी को पीछे धकेलना क्रिया है और नाव का आगे चलना प्रतिक्रिया। बंदूक से गोली चलाना, बंदूक से गोली चला रहे हैं, गोली निकल रही है तो गोली आगे की तरफ जा रही है, लेकिन बंदूक पीछे की तरफ धक्का लगा रही है, तो उसमें प्रतिक्रिया हो रही है। गोली आगे की तरफ जा रही है वो क्रिया है, और बंदूक पीछे की तरफ धक्का लगा रही है वो प्रतिक्रिया है। अब इसमें कई बार एक कंफ्यूजन होता है कि इसमें बराबर बल काम कर रहा है, क्रिया जितनी है उतनी प्रतिक्रिया, तो संतुलित क्यों नहीं हो जाता, वो जो भी वस्तु है वो अपनी जगह पे क्यों नहीं रहती। जैसे अब मैं ही हूं, मेरे को एक इंसान इधर से खींचे, एक इधर से खींचे और बराबर फोर्स से खींचे, तो मैं यहीं रहूंगी, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही ये क्रिया प्रतिक्रिया है तो बराबर, पर ये फिर भी अपनी जगह से खिसक जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे मैंने ये बताया था, ये एक द्रव्यमान है, ये इस पे नीचे की तरफ क्रिया हो रही है, क्रिया इस सरफेस पे हो रही है जिस पे ये रखा है, इस सरफेस पे क्रिया हो रही है, ये बल लगा रहा है इस पे, लेकिन जो प्रतिक्रिया हो रही है वो ये जो द्रव्यमान है इसके ऊपर हो रही है। ये द्रव्यमान है हम, और ये नीचे इसके सरफेस है, जो भी है जहां पे भी ये रखा है वो सरफेस है। तो क्रिया इस सरफेस पे लग रही है, लेकिन प्रतिक्रिया इस द्रव्यमान पे लग रही है। और अभी मैंने बताया था अगर मेरे को दो इंसान दोनों तरफ से खींचे लेकिन बराबर बल से खींचे तो मैं वहीं रहूंगी। अब मैं वहीं रहूंगी क्योंकि मैं एक हूं, और यहाँ जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है वो दो द्रव्यमान के ऊपर हो रही है अलग अलग। क्रिया नीचे वाले पे लग रही है, नीचे वाले सरफेस पे, और प्रतिक्रिया ऊपर वाले सरफेस पे लग रही है। तो ये दो द्रव्यमान है अलग अलग, इनमें अलग अलग प्रतिक्रिया लग रही है, इसलिए ये अपनी जगह से हट जाते हैं। ऐसा ही हो रहा है इनमें सब में। रॉकेट ऊपर जा रहा है, रॉकेट पे क्रिया हो रही है, लेकिन वो नीचे की तरफ प्रतिक्रिया भी हो रही है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लग रही है, जो नीचे की तरफ वो कूद रहा है वो क्रिया हो रही है, लेकिन प्रतिक्रिया नीचे से लग रही है उस पे, बच्चे पे या जो भी गिर रहा उस पे लग रही है, लेकिन वो नीचे गिर रहा है, वो नीचे क्रिया कर रहा है नीचे की तरफ। नाव चलाना, इसमें भी जो नाव चला रहा है क्रिया पानी के ऊपर कर रहा है, लेकिन प्रतिक्रिया नाव के ऊपर हो रही है, नाव आगे बढ़ रही है। तो इसमें दो द्रव्यमान होते हैं अलग अलग, इसलिए ये खिसक जाते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं। लेकिन अगर एक ही द्रव्यमान पे लगेगा बल, दो बराबर बल लग रहे हैं एक ही द्रव्यमान पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो वस्तु वहीं रहेगी। लेकिन दो अलग अलग द्रव्यमान पे लगेगा तो वो वस्तु अपनी जगह से हट जाएगी, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। तो न्यूटन के थर्ड नियम में यही था, प्रत्येक क्रिया के बराबर वस्तु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है।
दो क्रिया प्रतिक्रिया है परंतु विपरीत दिशा में है, इसलिए माइनस का सिंबल आएगा, लेकिन ये बराबर है। और ये इसके एग्जाम्पल थे। तो आज की क्लास में इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।